हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी शौर्य एकेडमी। जैसा कि आप सभी ने देखा था मेरा प्रीवियस क्लास, जिसमें मैंने गरीबी यानी कि पॉवर्टी के ऊपर, जो कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसके ऊपर मैंने अपना पूरा डिस्कशन किया था, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी सबसे पहले तो इसके डेफिनेशंस की। ओके, गरीबी की परिभाषा की हमने बात की थी, गरीबी के डेफिनेशन की हमने बात की थी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, इसके टाइप्स की बात की थी। उसके बाद हमने कमिटीज़ के ऊपर, कुछ कमिटीज़ जो हैं इसको लेकर के जो बनाई गई हैं, उनके ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन था। इसी प्रकार से हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को मिला करके हमारे फर्स्ट पार्ट में, जो पूरी 1.5 घंटे की क्लास थी, उसमें हमने अच्छे से उसको डिस्कस किया था। ओके, आज मैंने जैसा कहा था कि कल की क्लास लंबी हो गई थी, 1.5 घंटे हो गए थे, तो कुछ जो पार्ट बचे हुए थे, ठीक है, उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी, ऐसा मैंने आप लोगों से कहा था, जो कि मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और इसी के साथ हमारा गरीबी का जो सेक्शन है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके बाद हम इसके MCQ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देखिए, अगर हम बात करें गरीबी की, जैसा कि मैंने पहले कहा था, गरीबी की एक बेसिक सी डेफिनेशन को अगर हम समझते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि अगर आप अपनी बेसिक जो नीड्स हैं, जो मूलभूत आवश्यकता हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, बिलो दी पॉवर्टी लाइन, BPL की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ऐसा हमने पूरा आपको विस्तार से बताया था, क्या होती है गरीबी, क्या होती है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत इनकम के आधार पर पूरी बेसिक्स को तय की जाती हैं। मैं शॉर्ट में आपको कल की रिवीजन को कराती हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को गरीबी की पूरी डेफिनेशन बताई थी। निर्धनता या गरीबी से अभिप्राय है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता, ठीक है। यहाँ पर ये परिभाषा दिया गया है कि अगर आप अपनी न्यूनतम छोटी मोटी आवश्यकताओं को, जो कि बेसिक है, उनको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गरीब कहे जाएंगे, आप बिलो दी पॉवर्टी लाइन, BPL की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद हमने चर्चा की थी गरीबी के टाइप्स के ऊपर, जिसमें हमने गरीबी के प्रकार में सापेक्ष गरीबी, जिसमें इनकम के बेस पे, कंट्री लेवल पे या फिर सोसाइटी के लेवल पे उसको देखा जाता है कि कम आय वालों का जीवन स्तर उच्च आय वालों के जीवन स्तर से किस प्रकार से भिन्न होता है। उसके बाद हमने बात की थी निरपेक्ष गरीबी के ऊपर। निरपेक्ष गरीबी में हमने देखा था कि एक व्यक्ति, एक पर्सन के लाइफ में उसके हेल्थ को लेकर के, उसके एजुकेशन को लेकर के, सुरक्षित पेयजल को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, भोजन को लेकर के क्या क्या उसके पास है जो कि नहीं हो पा रही हैं, नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को। इन चीज़ों का जो अभाव होता है, उन चीज़ों की यहाँ पर बात की जाती है, किसके अंतर्गत? निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत, ठीक है। भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल, आवश्यकता अनुसार आपका स्वच्छता और स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि की जो सुविधाएं हैं, अगर इनका अभाव है तो वो सारी चीज़ें आपके निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएंगी। ऐसा मैंने यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आप लोगों से डिस्कस किया था किसके ऊपर? उसके बाद हमने आप लोग से डिस्कस किया था गरीबी रेखा के ऊपर, जिसमें हमने बताया था BPL और APL के कॉन्सेप्ट को। कल की क्लास में आप लोग उसको देख सकते हैं। इस विधि को हमने बताया था कि उसको हेड काउंट मेथड कहते हैं। आपसे मैंने इसको भी बताया था, एक क्वेश्चन का फॉर्मेट भी करके मैंने बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन का ऐसे फॉर्मेट करके भी बताया था कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताई थी गरीबी के टाइप्स में। एक तो आपका यहाँ पर ग्रामीण गरीबी हो गया, देन हमने आपको डिस्कस किया था क्या? शहरी गरीबी के बारे में। ओके, शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी के अंतर को बताया था, और ये बताया था कि शहर के लोगों के गरीब होने में क्या अलग अलग स्तर होता है, क्या अलग रीज़न होते हैं, और गांव के लोगों का गरीब होने में क्या रीजंस होते हैं। इन सभी के ऊपर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ओके, आगे हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर
निर्धनता के रीजंस की बात की थी। इसमें हमने इन सारे चीज़ों को बताया था। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ आप लोगों के साथ बताए थे। ओके, इन सभी को मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। हमने गरीबी के राष्ट्रीय दुष्चक्र को भी यहाँ पर देखा था कि राष्ट्रीय दुष्चक्र क्या होता है गरीबी का। देन उसके बाद हम लोगों ने गरीबी का व्यक्तिगत दुष्चक्र देखा था, गरीबी का व्यक्तिगत स्वरूपा दुष्चक्र देखा था, कैसे लोग जाल में फंस जाते हैं, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अच्छे से। देन हमने डिस्कस किया था गरीबी को मापने की ले करके कुछ समितियों का अलग अलग टाइम पे अलग अलग कमिटीज़ की गठन की गई थी, जैसे डॉक्टर वाई के अलग समिति जिसका गठन 1977 में किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 1979 में आई थी। योजना आयोग के द्वारा इसका गठन किया गया था, जिसमें 24 किलो कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर बात की गई थी गरीबी के निर्धारण की लिमिट लाइन के लिए। ओके, देन यहाँ पर आता है आपका दूसरा लकड़ वाला समिति, जहाँ पर बात की गई थी, जो कि आया था 1989 में और इसकी रिपोर्ट आई थी 1993 में। यहाँ पर कहा गया था कि हर एक स्टेट के अलग अलग गरीबी रेखा के मापक निर्धारण होने चाहिए, उनका अलग अलग मान होना चाहिए, हर एक राज्य का अलग होना चाहिए, गांव और शहर का, हर स्टेट की, क्योंकि प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। इसी के अकॉर्डिंग उनके गांव में, उनके शहरों में गरीबी का स्तर भी भिन्न होता है। इसीलिए इन्होंने 18 राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। देन हमने थर्डली बात की थी, और वो जो पिछला हमारा समिति रहा है लकड़ वाला समिति, इसको भी योजना आयोग के द्वारा गठित किया गया था। देन हमारा आता है सुरेश तेंदुलकर समिति, जो कि 2005 में योजना आयोग द्वारा गठित की गई थी और इसकी रिपोर्ट 2009 में आई थी। यहाँ पर गरीबी के मल्टी डायमेंशनल मॉडल को एक्सेप्ट करने की बात कही गई थी, जो कि मैंने कल आप लोग से बताया था, और 27 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, 33 रुपये शहरी क्षेत्र में, ये पूरा पैमाना जो यहाँ पर है इसको डिस्कस किया गया था, ये भी मैंने कल आप लोग से बताया था। देन हमने सी रंगराजन समिति के ऊपर चर्चा की थी 4th नंबर पे, ये भी योजना आयोग द्वारा यहाँ पर आया था। देन जो कि 2012 में गठित हुआ और 2014 में इसकी रिपोर्ट आई थी। इसी रंगराजन समिति में जो पिछले में 816 रुपये था ग्रामीण क्षेत्र में मंथली, यहाँ पर इसको बढ़ाकर 972 रुपये कर दिया गया गरीबी रेखा का मापक का निर्धारण जो मानक राशि है, और शहरी क्षेत्र में जो 1000 रुपये था उसे 1407 रुपये पर मंथ कर दिया गया। ओके, उसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट और 5वां जो आता है अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स, जो कि नीति आयोग द्वारा गठित किया गया था वर्ष 2015 में। आप सभी जानते हैं वर्ष 2015 में ही योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर हम उसी के लिहाज से देखते हैं कि यहाँ पर 2015 में चूँकि नीति आयोग आ चुका था, तो यहाँ पर अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स भी नीति आयोग ने ही गठित किया था। यहाँ पे मैंने आप लोग को ये अच्छे से बताया था कि अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ये चारों योजना आयोग द्वारा लाए गए थे। अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स ये जो है आपका नीति आयोग द्वारा लाया गया था। इसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन, क्रिएटिंग जॉब्स, नौकरियों का सृजन एंड और स्ट्रेंथनिंग सोशल प्रोग्राम्स यानी सामाजिक कार्यक्रमों को सशक्त बनाना। आज हम क्लास देखने वाले हैं यहाँ से गरीबी के दुष्परिणाम से। ओके, तो यहाँ से आज का हमारा ये क्लास रहेगा। तो देखते हैं क्या है पॉइंट्स। ओके, इतना मैंने एक सांस में आपको बता दिया कि कल की क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था। आई होप आप लोग का ऑल ओवर एक रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा। जिन्होंने क्लासेस देखी हैं वो एक बार अच्छे से समझ लिए होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है आप प्रीवियस क्लास को जाकर के अच्छे से देखिए। ओके, यहाँ पर अब हम बात करते हैं उसके आगे से गरीबी के दुष्परिणाम से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गरीबी हो रही है, उसका नकारात्मक प्रभाव होता है, क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है गरीबी की वजह से हमारे समाज, हमारे देश, हमारे सोसाइटी में, इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर, आर्थिक समृद्धि का निम्न होना। समृद्धि यहाँ पर बात की जा रही है, समृद्धि नहीं, यहाँ पर समृद्धि नहीं, समृद्धि होगा। आर्थिक समृद्धि निम्न हो जाएगी। समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर बात की जाती है किसकी, इकोनॉमिक
ग्रोथ, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो स्तर है वो लो हो जाएगा यहाँ पर गरीबी होने की वजह से। आप जानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ किससे होता है? जब हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ता है, राष्ट्रीय आय बढ़ता है, आय आता है, इनकम आता है, तो हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट जो होता है वो सिर्फ इनकम से नहीं, समावेशी विकास से बढ़ता है। डेवलपमेंट, विकास, समावेशी विकास को पूरे हर एक क्षेत्र को मिला करके होता है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ इन चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करता है जिन चीज़ों को आप माप सकते हैं, गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, यानी कि इनकम आदि बढ़ने की बात। अगर गरीबी रहेगी तो देश में इनकम भी कम आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो निम्न होगा। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है भूखमरी, कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य की समस्या। जाहिर सी बात है अगर गरीबी है तो भुखमरी भी रहेगी, भुखमरी है तो स्वास्थ्य खराब रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा तो कुपोषण जैसी बीमारियां बढ़ेंगी ही, कम नहीं होंगी। ओके, देन आता है समाज में असमानता में वृद्धि। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पर आय का जो असमान वितरण है, ऐसे में क्या होता है कि गरीब और गरीब होते जाते हैं, अमीर और अमीर होते जाते हैं। जिस प्रकार से इन दोनों के बीच की जो खाई है वो कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ती जाती है। इससे क्या होगा कि जो समाज के हमारे, वन सेकेंड, आज गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जी, मैं ये बोल रही थी आप लोगों से कि अगर पैसों का जो संकेंद्रण है वो पर्टिकुलरली कुछ लोगों के बीच में ही अगर हो जाएगा तो जो हमारे यहाँ का जो बहुसंख्यक भाग है, जो कि पैसों के मामले में कम है, कमज़ोर है, गरीब है, उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा, असमानता बढ़ेगी, हेट की भावना बढ़ेगी। ठीक है, आपस में एक दूसरे को लेकर के हेट की भावना बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि में सहायक कुछ नहीं रहेगा, घर बैठे रहेंगे तो जनसंख्या ही बढ़ेगा। अशिक्षा की समस्या में वृद्धि। ठीक है, अगर आप गरीब हैं, कोई भी व्यक्ति अगर गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, जब उसके पास खाने को ही नहीं है तो वो पढ़ेगा कैसे, पढ़ाएगा कैसे, अपने बच्चों को शिक्षित कैसे करेगा? तो शिक्षा की समस्या भी एक बहुत ही एक बड़ी समस्या यहाँ पर आती है गरीबी को लेकर के। बाल श्रम में वृद्धि। ओके, बाल श्रम में वृद्धि। आप जानते हैं घर में अगर 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों को कभी किसी के ढाबे पे बैठा दिया, किसी की दुकान पे बैठा दिया, किसी को कहीं भेज दिया, छोटे से उम्र से 10-11 साल की उम्र से उनको काम पे लगा देते हैं। तो बाल श्रम का जो स्तर है वो भी बढ़ता है, क्योंकि अगर उनके घर में खाने को ही नहीं है तो फिर वो पढ़ाएंगे कैसे, पढ़ने कैसे जाएंगे, काम ही करेंगे ना। तो इसीलिए बाल श्रम का जो रेट है ये भी बढ़ता है अगर गरीबी होती है व्यापक स्तर पर तो। ओके, देन क्या होता है, आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि। ये भी देखिए, अगर कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं वहन कर पाते, नहीं सहन कर पाते हैं, उन्हें कुछ चाहिए होता है लेकिन उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो उसे पा नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गलत राह पर चल देते हैं, आपराधिक गतिविधियों को अपनाते हैं, चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, या और भी कई प्रकार के अवैध कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इस प्रकार से आपराधिक गतिविधियां जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं, क्राइम बढ़ते हैं। अगर लोग अपने डिमांड को, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको करने के लिए वो कुछ तो करेंगे, अब चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें, कुछ तो करेंगे। ओके, देन आता है बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाएं। गरीबी के कारण आत्महत्या, सुसाइड जैसी चीज़ें भी होती हैं काफ़ी ज़्यादा। गरीब है, व्यक्ति लोन लेता है, लोन नहीं चुका पाता है, इस लिहाज से उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है, और काफ़ी कभी लोग कहते हैं ना, बेइज्जत होने की जगह मर जाना पसंद करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वो तो जो कहते हैं ना कि जो झेलता है वो उसे ही पता रहता है। तो यहाँ पर हर किसी की अलग भावनाएं होती हैं, कुछ लोग उन चीज़ों से निकल लेते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं, इसीलिए आत्महत्या जैसी चीज़ों को अंजाम देते हैं। देन समावेशी विकास में बाधा, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव। ये 2 पॉइंट यहाँ पर है। समावेशी विकास में बाधा, गरीबी अगर रहेगी हमारे समाज में, अगर व्यापक स्तर पर गरीबी पाई जाएगी तो आप ही बताइए कि
समावेशी विकास कैसे हो सकता है, कैसे सुनिश्चित हो सकता है, कैसे चहुमुखी विकास हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये भी इसमें एक बाधा बनती है अगर गरीबी का स्तर हमारे यहाँ पर व्यापक रहता है तो। दूसरा, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, ठीक है, जनसंख्या बढ़ती जाती है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग गरीब हैं, रिसोर्सेज पे बहुत दबाव होती है, देश के अंतर्गत जो संसाधन हैं उन पर बहुत दबाव होता है, थोड़ी सी चीज़ों पे बहुत लोगों का अधिकार चाहिए, बहुत लोगों को चाहिए होता है, चीज़ें कम है। ये तो वही हलवा, परिवार में 10 लोग हैं और 1 सेब है, कितना दबाव है उस सेब के ऊपर कि वो कितने हिस्से में कटेगा, और वो जितने हिस्से में कटेगा वो उनके लिए फुलफिल होगा भी या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि संसाधनों पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सभी भूखे होंगे तो 1 सेब में 10 लोग कितना खाएंगे। अब आता है यहाँ पर गरीबी को दूर करने के उपाय। अब इसको अगर हम देखें, हमने देखा कि दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि दूर करने के उपाय क्या हैं। ओके, पहला, सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि, जीडीपी में तीव्र वृद्धि होनी चाहिए। अगर गरीबी को कम करना है तो जीडीपी में तीव्र वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि जीडीपी में वृद्धि होगी कैसे? अगर लोग गरीब ही रहेंगे तो जीडीपी में वृद्धि होगी कैसे? या तो कुछ एक्सटर्नल चीज़ों को आप बढ़ाइए इनसे, इतना, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है हमारा वो तो यूज़ में आ ही नहीं रहा है। या तो आप रोजगार सृजन करिए, अगर रोजगार सृजन होगा तो ऑटोमेटिकली गरीबी का स्तर कम होगा, क्योंकि इनकम आएगा तो वो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, लोगों की गरीबी की समस्या भी बढ़ेगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इनको आप कह सकते हैं ना, प्रोपोर्शनली ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं, ये प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं, पॉवर्टी प्रोपोर्शनली इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनली इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पॉवर्टी बढ़ी तो गरीबी भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, पॉवर्टी घटी यानी बेरोजगारी भी घटेगी, बेरोजगारी घटी गरीबी घटी, बेरोजगारी बढ़ी गरीबी बढ़ी, तो ये प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं कि अगर सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि की जाएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो लोगों का जो गरीबी का स्तर है वो चीज़ें कम होंगी। ओके, देन यहाँ पर आता है जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना। अब यहाँ पर एक ये भी है कि चूँकि जीडीपी में आप कितना भी वृद्धि कर लीजिए, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जैसे हमने कहा था कि जब हम नेशनल इनकम का निर्धारण करते हैं तो नेशनल इनकम इज यहाँ पर हम बात कर रहे थे पर कैपिटा इनकम की। ओके, पीसीआई पर कैपिटा इनकम की हम बात कर रहे थे, तो इसका होता है फॉर्मूला नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ये था कि अगर आपका नेशनल इनकम कितना भी रहे, लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो डिवाइडेशन में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा हमारा पर कैपिटा इनकम। इसीलिए जनसंख्या की वृद्धि को कम किया जाए ताकि जब हमारा जीडीपी बढ़े तो कम से कम हमारा पर कैपिटा इनकम तो बढ़े। इसीलिए यहाँ पर बात की जा रही है कि गरीबी को दूर करने के लिए सबसे पहले तो जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण लाना होगा, उसको कम करना होगा। ओके, देन हमारा थर्ड स्टेज जो आता है पॉइंट, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना। रोजगार के नए अवसर का सृजन करिए, स्टार्टअप लाइए, जो भी है सारी चीज़ें लाइए। जैसे आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर आया है, इन सब चीज़ों को हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो है वो रोजगार के नए अवसर को सृजन करती हैं। आप सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, आत्मनिर्भर रहिए, खुद से रोजगार का सृजन करिए ताकि आप गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीज़ों से खुद को निकाल सकें। ओके, देन हमारा फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर आता है, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। ओके, स्कूलों में आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ रट्टू तोता वाले पढ़ाई होते हैं, ठीक है, कितना बच्चों को रटा दिया जाए, ठीक है, ऐसी पढ़ाइयाँ होती हैं। किताबों के पूरे बंडल्स तैयार होते हैं, खड़े होते हैं, पूरे भर जाते हैं, बैग नहीं उठते हैं बच्चों से, तो ऐसी पढ़ाई होती है। लेकिन इनके स्थान पर व्यावसायिक और टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे बचपन से ही कार्य करने को लेकर के जागरूक हो,
कौशल विकास हो, उनके अंतर्गत तकनीकी विकास हो, ताकि वो समाज के बदलते स्वरूप के साथ बचपन से ही जुड़े, ताकि आगे चल के वो इन चीज़ों के लिए खुद को ढाल सके और खुद ही नए नए चीज़ों का आविष्कार कर सके, सृजन कर सके। ओके, तो ये है इसमें, जिससे क्या आने वाले समय के लिए अच्छा होगा, दूरगामी प्रभाव इसका अच्छा होगा। बचत एवं पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना, ठीक है, कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि कैपिटल आएगा तभी कैपिटल को स्टॉक करेंगे। और जो हमारा कैपिटल आता है, कैपिटल कैसे आता है, हमें विदेशों से ग्रांट्स मिलते हैं, ऋण मिलते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं विदेशी मार्केट से जो भी हमें प्राप्त होता है वो सारी हमारी कैपिटल होती है एक तरीके से। हमारे यहाँ के लोग जो बाहर काम करते हैं उनके पैसे आते हैं, ये सब हमारे देश में पूंजी निर्माण करती है। ओके, तो अगर ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी तो हमारे यहाँ का स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि अगर पैसा आएगा तभी ना आप बचत करेंगे, सेविंग करेंगे। अगर आपके पास 1000 रुपया आएगा तभी ना आप 200 रुपये अपने सेविंग के लिए रखेंगे, 800 के हिसाब से खर्चा करेंगे, या फिर जो भी आपको आपका एक्सपेंडिचर का प्रोसेस है, आपके व्यय का वो खर्चा है, जो भी आपका रूल होगा वो आपका रहेगा। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कुछ पैसे सेव करेंगे। कब सेव करेंगे, जब आपके पास इनफ अमाउंट में पैसे आएंगे तब सेव करेंगे। ओके, तो अगर आपकी पूंजी आती है तब आप बचत करते हैं, स्टॉक करते हैं, देन आप निवेश करते हैं। जब आप निवेश करते हैं देन प्रोडक्शन बढ़ता है, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तब एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो फिर हमारा जीडीपी बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ता है, देन हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, देन हमारी यहाँ की गरीबी के स्तर में कमी आती है। ये यहाँ पर कही गई है। महत्वपूर्ण कानूनी उपाय जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इन सबको सही और सुचारू रूप से करना। मजदूरी को लेकर के देखिए हमारे यहाँ पर क्या है कि एक तो देखिए भले ही कोई फिक्स अमाउंट हो, फिर भी हमारे यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है, अगर 4 लोग हैं, एक आदमी है, उसे अपना काम कराना है, उसने कहा कि अगर एक आदमी बोले कि देखिए भैया मैं तो 500 रुपये लूँगा, मैं आपका ये काम कर दूंगा आज का। ओके, तो वो बोलता है 500, यार तुम तो बड़ा महंगा ले रहे हो। उसी में से दूसरा बोला भैया हम 400 में ही कर लेंगे। ओके, तो क्या 400 में, अच्छा तुम भी ज़्यादा बोल रहे हो। तीसरा बोल दिया भैया हम 300 में कर लेंगे, दूसरा बोल दिया भैया हम 150 में कर लेंगे, तो वो 150 वाले को लेके चला जाएगा। यूनियन नहीं है ना, यूनिटी नहीं है मजदूरों के अंतर्गत, वो यूनिटी नहीं है। अगर सब लोग 500 पे ही अड़े रहें तो मजबूरी वश काम कराने वाले को 500 पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपस में ही इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी ज़्यादा विविधता है, जिस वजह से इन चीज़ों का बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि जहाँ आपको 500 मिलने थे वहाँ आप 150 में ही काम करके चले गए। इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, तो ये यूनिटी होनी चाहिए, इन सारे अधिनियम को सशक्त बनाने चाहिए, ऐसा प्रयास सरकार को करना चाहिए। ओके, और लोग भी इन चीज़ों को लेकर सशक्त रहें। अगर मान लीजिए किसी चीज़ की मजदूरी 300 रुपये पर डे के हिसाब से निर्धारित है तो उसको उतना ही रखिए। दिहाड़ी अगर 300 है, 350 है, 400 है, तो आप उससे कम में काम ना करिए। आप मत लीजिए 150 में किसी का काम, क्योंकि वो आपका राइट है, वो आपको राइट मिला है कि आपको उतने पैसे मिले। तो क्यों आप आपस में ही कंपटीशन करके अपने आप की अपनी वैल्यू को गिरा रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कर प्रणाली में आवश्यक सुधार, टैक्स सिस्टम में सुधार होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कर का भुगतान सही से नहीं होता है, टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इन सारी चीज़ों में अगर हम सुधार लाते हैं देश के अंतर्गत तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम भी हमारा सही होगा। ओके, आय के साधनों का समान वितरण। ओके, हमारे यहाँ जो आय का असमान वितरण है उनको भी समान करना चाहिए, सही करना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पर गरीबी की जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें हैं कि सरकार ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्यक्रम लेके आए गरीबी को लेकर के, जिससे गरीबी को ज़्यादा से ज़्यादा हटाया जाए, दूर किया जा सके, उसको उन्मूलित किया जा सके, जड़ से उखाड़ के फेंका जा सके। हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। ओके, देन पिछड़े एवं अतिरिक्त पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े मतलब कि जितने जिसको जैसी ज़रूरत है उनके ऊपर उस प्रकार से ध्यान देना ताकि उनको उस प्रकार से एड दी जा सके, पॉवर्टी को लेकर के, उनकी बेसिक नीड्स को लेकर के। ओके, प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस जो सिस्टम है
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम जो है, जिसके तहत हमें कोटा वगैरह पे हमें खाद्यान्न अन्न मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, ये सारी चीज़ें, इनकी जो वितरण की जो सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रणाली है, उसको बेहतर बनाया जा सके, इनकी चोरी ना हो, इनको सही तरीके से वितरित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए, उनका पुनरीक्षण करना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए। उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, ठीक है, प्रोडक्शन जो है हमारे यहाँ का कृषि क्षेत्र में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को लाएं, टेक्निकली उसको विकसित करें, मॉडर्नाइजेशन करें कृषि क्षेत्र का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके कम टाइम में, और ताकि उसका लाभ हमें मिल सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर गरीबी को दूर करने के उपायों में हमने इनका डिस्कस किया। अब आता है एक टर्म यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ओके, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है, ये टर्म आता है। अब ये टर्म क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम अर्हता के आजीविका के लिए हर माह सरकार द्वारा दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य स्रोत से आय अर्जित कर रहा है तो वह भी यूबीआई के अंतर्गत बुनियादी आय प्राप्त करने का हकदार होगा। यहाँ पर ये एक टर्म है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे देश का नागरिक है, उसके लिए अर्हता सिर्फ इतनी कि वो इंडिया का सिटीजन हो, द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, तो वह भारत सरकार की तरफ से एक न्यूनतम आय की गारंटी को प्राप्त कर सकता है प्रति माह के आधार पर, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसके लिए कोई विशेष अर्हता की जरूरत नहीं है, और उसके लिए यदि कोई कार्य कर भी रहा है तो भी इसको पाने का हकदार है यूबीआई को। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा टर्म है। अब भारत में गरीबी अनुमान, भारत में गरीबी को लेकर के विश्व स्तर पर क्या अनुमान लगाए गए हैं, हम इनको देखते हैं। ठीक है, यूबीआई कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है तो उसको आप स्किप करिए। आप समझिए कि भारत में गरीबी को लेकर के वैश्विक स्तर पर क्या अनुमान लगाए गए हैं। ओके जी, भारत प्रारंभ में विश्व बैंक में $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने परिभाषित किया था कि अगर कोई व्यक्ति $1 से कम प्रतिदिन खर्च करता है तो वह गरीब माना जाएगा, और अगर $1 से अधिक खर्च करता है तो वह सामान्य स्थिति में रहेगा। ओके, ये परिभाषा दिया था किसने, वर्ल्ड बैंक ने। देन वर्ष 2008 में इसको बढ़ा करके $1.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया गया। इस ₹1 को बढ़ा करके $1.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया गया। इसके आधार पर 2 सालों में भारत की 31.4 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। ठीक है, 31.4% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। इस पॉइंट के आधार पर यानी कि भारत की 31.4% की आबादी $1.25 से भी कम खर्चा करती थी प्रतिदिन के हिसाब से। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं उन चीज़ों का। ओके, आगे का पॉइंट क्या है, विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2016 एक रिपोर्ट है, पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2016। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ष 2013 में विश्व की जनसंख्या का 10.7% का हिस्सा $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। यहाँ पर बताया गया है क्या, आप इसको देखिए, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से इसको लिख के समझाती हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू, 1 सेकेंड, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2013 में, इन 2013 10.7%, 10.7% ऑफ दी ऑफ वर्ल्ड, 10.7% ऑफ द वर्ल्ड
ये लोग जो हैं वो विश्व स्तर का जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का पैमाना है $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का, उससे नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि बीपीएल के श्रेणी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन में ये आते हैं। ओके, कितने लोग? 10.7 लोग, पूरे विश्व के 10.7 लोग $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के नीचे के क्राइटेरिया में आते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर गरीबी रेखा ये है तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे गरीबी रेखा का है मापक जो है वो है $1.9। ओके, ये है। और 10.7 लोग पूरे विश्व के वर्ल्ड के वो आते हैं किसमें? इसके, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल में। और बाकी सारे जो है आपके कितने, ये सारे लोग आते हैं इसमें, किसमें? एपीएल में। ओके, अबव पॉवर्टी लाइन में। ठीक है, यही यहाँ पर विश्व बैंक द्वारा कही गई है बात। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर आई थिंक समझ लिया होगा। अब आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्या पॉइंट है अगला हमारा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, तो विश्व बैंक के अनुसार अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक वर्ष 2011-12 में भारत की 21.2% जनसंख्या $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अब यहाँ पे आप इसको समझिए, ये पूरे वर्ल्ड को लेकर के यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि यहाँ पे 10.7% ऑफ द वर्ल्ड बीपीएल रेखा के नीचे है, वहीं पे भारत को लेकर ये आंकड़ा दिया गया है कि यहाँ पर भारत के 21.2%, यानी कि अगर आप इस 10% को, मैं अगर यहाँ का थोड़ा सा इसको अरेंज करूँ तो आप देखिएगा, अगर मैं इसको अरेंज करके इसको यहाँ पर लेके आती हूँ तो देखिए, इस 10% को, अगर इस 10.7% को अगर आप 100% मानते हैं भारत के सापेक्ष में, इंडिया के सापेक्ष में, तो यहाँ पर इस वर्ल्ड के सापेक्ष में अगर आप इसको 100% मानते हैं कि इतने लोग गरीब हैं, यानी 10.7% लोग गरीब हैं, तो इन गरीबों को के 100% की इस संख्या में 21.2% केवल भारतीय हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है, जो $1.9 पर व्यक्ति पर डे के हिसाब से एक्सपेंस वहन नहीं कर पा रहा है। ऐसा इसमें बात कही गई है, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। यानी कि 10.7% को अगर 100% मानते हैं पुअर्टी के मामले में, तो यहाँ पर इसका 21.2% तो सिर्फ भारतीय हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर पूरी दुनिया में 100 लोग गरीब हैं तो उसमें से लगभग 20 से 21 लोग तो भारतीय हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे देश में पॉवर्टी का क्या लेवल है। ओके, तो आगे देखते हैं इसमें क्या पॉइंट कहा गया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इसको अगर हम देखें तो वर्ष 2015 में भारत की 13.4% जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। चूँकि 2011-12 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने देखा था कि इनकी जनसंख्या 21.2% थी, लेकिन वही 2015 में जब ये डेटा आया तो ये कितनी हो गई है, यहाँ घट करके ये हो गई है आपकी, वर्ष 2015 में ये कितनी हो गई है आपकी, हो गई है 13.4%। यानी कि अब अगर पूरे विश्व में 100 लोग गरीब हैं तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भारत के 14% लोग जो हैं वो गरीब होंगे। ठीक है, यहाँ पर इतने लोग भारत के गरीब यहाँ पर होंगे। अगर 100 लोग पूरे विश्व में गरीब हैं तो कम से कम भारत के 13 मतलब कि अराउंड 12-13 लोग गरीब होंगे उसमें से। ठीक है, ये सारे इसमें डेटा दिए गए हैं। ओके, अब आगे देखते हैं क्या इसमें पॉइंट है। वित्तीय वर्ष 2011-12 वित्तीय वर्ष 2011-12 में अगर हम देखें तो
वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015 तक 90 मिलियन से अधिक लोग भीषण गरीबी की अवस्था से बाहर हुए हैं, जहां हमने देखा था कितना परसेंट यहाँ पर था, 21.2 था, ओके 21.2% था, वही घट करके हो गया 13.4%, यानी कि अराउंड 90 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हमारे देश के अंतर्गत इंडिया में। ठीक है, यहाँ पर ये डाटा दिया गया है, यानी कि उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ, ऐसा यहाँ पे ये डेटा दिया गया है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। अब देखिए आगे का पॉइंट आता है कि निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 ये क्या है, इसको हम समझते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। यहाँ पर बात की जा रही है कि ऐसी महिलाएं जो कि बीपीएल श्रेणी में आती हैं, बिलो दी पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आती हैं, उनको एलपीजी कनेक्शन की सुविधा के लिए ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है, एलपीजी कनेक्शन यानी कि एलपीजी गैस, वो गैस सिलेंडर जिससे हम लोग घर में खाना पकाते हैं, तो उसको लेकर के रियायत देने की यहाँ पर बात की गई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की महिलाओं को। ठीक है, इसमें यहाँ पर बात की गई है। ओके, देन आगे क्या पॉइंट है, इस योजना को वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखिए अगर किसी भी योजना के साथ प्रधानमंत्री लगा हुआ है तो मतलब वो सेंटर की योजना है, स्टेट की नहीं। स्टेट की अगर होगी तो मुख्यमंत्री लिखा होगा। ओके, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 यानी हम कह सकते हैं कि इससे पहले भी उज्ज्वला योजना चल रही थी, ये उसका दूसरा फेज है, दूसरा पार्ट है जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 इसको 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया। इसका क्रियान्वयन किया गया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। ओके, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ओके, इसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मान लीजिए कि एग्जाम में आया क्वेश्चन, डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया से कथन दिए गए हैं, 3-4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि बीपीएल परिवार की महिलाओं को रियायत के तौर पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए कि मान लीजिए कि पहला स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कर रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल है कि इस योजना को वर्ष 2015 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके कूट दिए जाते हैं, कूट वाले क्वेश्चंस जैसे होते हैं ना कि 3 स्टेटमेंट दिए हैं, अब उनमें बताइए पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, तीनों सही है। तो एक तो आपका दे दिया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो बीपीएल परिवार की महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए दिए जाते हैं। दूसरा दे दिया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तीसरा दिया है कि इस योजना को वर्ष 2015 में शुरुआत किया गया था। तो अब बताइए कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है। अब यहाँ पर ये आपको बताना है आंसर। ओके, तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि पहला तो सही है कि बीपीएल परिवार की महिलाओं को दिया जाता है, और ये भी सही है कि इसका क्रियान्वयन प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, लेकिन 2015 में नहीं 2016 में इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ओके, इस योजना का दूसरा चरण वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रारंभ हुआ। ओके,
यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इन सारी चीज़ों की बात यहाँ पर हमने की। यहाँ पर ये 2016 में जो स्टार्ट की गई थी ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, न कि उज्ज्वला योजना 2.0। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब इसका दूसरा चरण आया 2.0 वाला जो इसका मामला आया, वो आया कब? 2021 में। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के महोबा से। उत्तर प्रदेश के महोबा से सबसे पहले स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। ओके, वर्ष 2021-22 के बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी की संख्या 8 करोड़ से बढ़ाकर 9 करोड़ करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर इस जो बजट आया, आगामी बजट 2021 में, चूंकि इसका दूसरा फेज स्टार्ट हुआ महोबा से, तो इसमें 2021-22 का जो बजट था उसमें कहा गया कि जो 8 करोड़ की इसमें राशि की घोषणा की गई थी लाभार्थियों की, तो उनको बढ़ा करके अब 9 करोड़ किया जाएगा, ऐसी यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई थी। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 वित्तीय सहायता रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो 2.0 की योजना है, इसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन में 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। आवेदक यहाँ पर 18 वर्ष के ऊपर की आयु की महिला होगी, ऐसे यहाँ पर बात की गई है। अब आता है हमारा दूसरा स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ओके, ग्रामीण कौशल योजना यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, गाँवों में कौशल विकास को लेकर के इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। क्या है इस योजना का पॉइंट? 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया। यहाँ पर कहा गया है कि वर्ष 2014 के 25 सितंबर को सबसे पहले इस योजना का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें कहा गया कि 15 से 35 साल के उम्र के युवाओं को कौशल रूप से उनको डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी बात की गई है। इसका उद्देश्य है कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कार्यक्रम और युवाओं के जीवन वृद्धि करना और युवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, यहाँ कार्यक्रम नहीं है और उनका समावेशी विकास करना। ओके, इसका उद्देश्य ये है कि कौशल विकास के माध्यम से उनकी आजीविका की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उनका जो लाइफ स्टाइल है उनको चेंज करना, ये इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को लेकर के 15 से 35 वर्ष के आयु तक के। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास को लेकर के संबंधित है, तो इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से 576 घंटे से लेकर के 304 घंटे की अवधि वाले प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाएगा, ठीक है। यानी कि 576 घंटे से लेकर के 304 घंटे की अवधि वाले प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाएगा। योजना 28 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के 689 जिलों में कार्यान्वित की गई है। यानी कि 28 स्टेट्स के 689 राज्यों 689 जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। ओके, कुल 689 जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है 28 राज्यों के। अब आगे आता है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, या आप इसको बोल सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय शहरी कौशल योजना, ठीक है। ये शहरी कौशल योजना है, शहरी क्षेत्र में कौशल विकास को लेकर के, इसीलिए इसको अंत्योदय योजना का नाम दिया गया है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 25 सितंबर 2014 को इसे भी प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और ये शहरी कौशल योजना है एक प्रकार की, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आप उस पर ध्यान दीजिएगा। गरीब यहाँ पर था ग्रामीण, पिछले हमारे हमने स्लाइड में देखा कि इस योजना का जो पूरा क्रियान्वयन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये योजना जो है देश के सभी 441 कस्बों एवं शहरों को इसके अंतर्गत लाया गया है। उसको हमने देखा कि 689 जिलों को उसके अंतर्गत लाया गया था। यहाँ पर हमने देखा है कि
441 जो कस्बे और सिटीज़ हैं हमारे देश के, उसको इसके अंतर्गत लाया गया है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना या शहरी कौशल योजना के अंतर्गत 441 कस्बों को लाया गया है। ओके, अब हम देखते हैं आगे क्या है। प्रत्येक शहरी गरीब पर 15,000 और पूर्वोत्तर व जम्मू कश्मीर हेतु 18,000 खर्च कर उसे कुशल बनाया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है कि जो शहरी गरीब हैं, नॉर्मली सिटीज़ के जो ठीक ठाक सिटीज़ हैं, नॉर्मली अच्छे सिटीज़ में हर एक शहरी युवा के ऊपर 15,000 रुपये खर्च करके उसे कुशल बनाया जाएगा। लेकिन अगर वो युवा पूर्वोत्तर स्टेट यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो कि हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ से संबंधित है, या फिर जम्मू कश्मीर से है, JNK सिटी जम्मू कश्मीर से है, तो वहाँ पर 15,000 के जगह 18,000 रुपये खर्च किए जाएंगे उनको प्रशिक्षण देने के लिए। सूक्ष्म उद्यमों और समूह उद्यमों की स्थापना करके स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, छोटे मोटे उद्योगों का विकास कराया जाएगा। ग्रुप वाले जो भी उद्योग होते हैं उनका विकास कराने की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि इसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख की ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों पर 10 लाख की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी वाले ब्याज की दर 7% होगी। यहाँ पर बात किया जा रहा है इस चीज़ का कि अगर आप कोई इंडिविजुअल अपना उद्यम स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअली कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। और देन अगर आप कोई ग्रुप वाला स्टार्ट करते हैं तो आपको दी जाएगी पूरी 10 लाख की सब्सिडी। ठीक है, 10 लाख की ब्याज सब्सिडी, 2 लाख की सब्सिडी नहीं, इंटरेस्ट सब्सिडी, ब्याज की सब्सिडी। ओके, ब्याज सब्सिडी 2 लाख पर ब्याज सब्सिडी यानी 2 लाख पर ब्याज छूट दी जाएगी और यहाँ पर 10 लाख की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात की गई है। ठीक है, और इसमें कहा गया कि सब्सिडी वाले जो ब्याज की दर है वो 7% होगी। जो ब्याज सब्सिडी दी जाएगी उसकी जो रेट है वो 7% होगी। यानी कि आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा आपकी मदद के लिए अगर आप इंडिविजुअली कोई कार्य स्टार्ट करते हैं, और अगर आप ग्रुप में कोई कार्य स्टार्ट करते कोई उद्यम इनको, तो वहाँ पर आपको 10 लाख रुपए का उसमें हेल्प किया जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअली कोई स्टार्टअप है उसमें 2 लाख और ग्रुप में कोई स्टार्टअप है तो देन वहाँ पर आपको 10 लाख का हेल्प किया जाएगा, जिसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा आपका 7%। ओके, 7% की दर से आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। आगे देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसको हमने देखा। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से देख लें कि हमने क्या देखा है, क्योंकि यहाँ तक हमारा ये क्लास जो है यहाँ पर ये एंड होता है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा था गरीबी के दुष्परिणाम से, गरीबी के दुष्परिणाम के ऊपर हमने डिटेल से चर्चा की थी। हालांकि बहुत ज़्यादा बचे नहीं थे, थोड़े से पार्ट थे, फिर भी क्लासेस लंबी हो गई थी, इसीलिए मैंने इसको नेक्स्ट पार्ट में बनाया है। गरीबी के दुष्परिणाम में हमने हर चीज़ों को देखा, सारे मेजरमेंट को हमने यहाँ पर देखा। देन हमने इनको दूर करने के उपायों में जितने पॉइंट्स थे उनको आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया है। देन उसके बाद हमने UBI को देखा, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये टर्म बड़ा सा सिर्फ लिखा भर है, उसका कोई बहुत खास वो नहीं है। देन हमने डिस्कस किया किन चीज़ों के ऊपर, यहाँ हमने डिस्कस किया भारत में गरीबी अनुमान को लेकर के, वर्ल्ड बैंक की जो गरीबी को लेकर के हमारे यहाँ अनुमान की गई है उनके ऊपर। देन हमने इन चीज़ों को देखा यहाँ पर निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को, जिसमें हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को देखा, जिसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लाई गई थी और दूसरा फेज़ उत्तर प्रदेश के महोबा से 2021 में स्टार्ट हुई थी। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की, जो कि 25 सितंबर 2014 को आया था, ग्रामीण क्षेत्र में 13 से 35 साल तक के युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु। देन हमने लास्ट में यहाँ डिस्कस किया दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर इन चीज़ों को लेकर के आपको लगे कि नहीं मैंने कुछ छोड़ दिया है या मुझे और बताना चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं।
गरीबी का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। जो भी क्वेरीज हो आप मेरे से बोलिएगा, जैसा भी रहेगा मैं उसको आप लोगों से फिलफिल करा दूँगी। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हैं तो आप वहाँ पर मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। जो भी पूछना हो आप ग्रुप में पूछा करिए, अलग से मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप मुझे जब क्लास की प्रीवियस चलती है उस टाइम कमेंट कर सकते हैं, या फिर क्लास एंड होने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ, आपकी पूरी क्वेरीज को शॉर्ट आउट कर सकूँ, क्लियर कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इस क्लास को आप लोगों ने देखा ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।